जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ चुनिंदा बड़ी खबरें। तो आज खबर निकल कर आ रही है कि पंजाब के CM हो गए चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के पहले दलित CM बनाए गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्हीं को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। उसी के साथ अगली सियासी खबर है कि केजरीवाल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है उत्तराखंड चुनाव के रिलेटेड। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बीजेपी की बड़ी तारीफ की है और कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी में आने का सुझाव दिया है। रामदास आठवले ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रामदास आठवले। वहीं रतलाम से भारी बारिश की खबर आ रही है। रतलाम में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति का शहरों में निर्माण हो गया है। उसी के साथ राजस्थान में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो सारी की सारी देश और दुनिया की खबरें महत्वपूर्ण हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। इसी के साथ चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है पंजाब से। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए CM होंगे। सोमवार यानी आज सुबह 11 बजे लेंगे CM पद की शपथ। तो पंजाब के पहले दलित CM हो गए चरणजीत सिंह चन्नी, उन्हीं के रिलेटेड ये खबर आ रही है। पंजाब के नए CM का नाम का ऐलान हो गया है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए CM होंगे। चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंप दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी सोमवार यानी आज 20 सितंबर को सुबह 11 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट किया, चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस की विधायक दल की मीटिंग में एक मत से CM बनाए जाने का फैसला लिया गया है। चन्नी पंजाब के पहले दलित नेता है जो राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है कौन है चरणजीत सिंह चन्नी जिन्हें बनाया गया पंजाब का मुख्यमंत्री। जानते हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का अगला मुख्यमंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि उन्हें अपमान महसूस हुआ है। चरणजीत सिंह चन्नी राज्य की चमकौर साहिब सीट से कांग्रेस के विधायक है, वह दलित समुदाय से आते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खास हुआ करते थे लेकिन फिर विरोधी हो गए। 2017 में चरणजीत सिंह चन्नी उच्च शिक्षा मंत्री भी बनाए गए थे, तब वे खुद 12वीं पास थे, इसे लेकर विवाद भी हुआ था। फिर 2017 में ही पंजाब यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लिया था। चन्नी की छवि डाउन टू अर्थ नेता की है, सिख फेज भी है, इस नाते पार्टी ने उन पर दांव खेला है। 58 वर्षीय चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पार्टी के तीसरी बार के विधायक है और यह पहला मौका है जब किसी दलित को पार्टी ने राज्य की कमान सौंपी है। इससे पहले वह राज्य में नेता विपक्ष की भूमिका अदा कर चुके हैं। फिलहाल वह कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में तकनीकी शिक्षा मंत्री के तौर पर कामकाज देख रहे थे। अमरिंदर सिंह सरकार में पंजाब के तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे। चरणजीत सिंह चन्नी 3 साल पहले सीनियर महिला IAS अफसर को अश्लील मैसेज भेजने की वजह से विवादों में आए थे। उस समय वे विदेश यात्रा पर गए हुए थे। विदेश यात्रा से लौटने के बाद चन्नी ने कहा था कि उन्हें गलती से महिला अधिकारी को मैसेज भेज दिया था। हालांकि इस मामले में महिला अधिकारी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। इसके अलावा मामला ठंडा भी पड़ गया था। अमरिंदर सिंह ने भी इस मामले को झुलसा लेने का वादा किया था, लेकिन पंजाब महिला आयोग ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार को नोटिस भेजकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। उन्होंने अपनी गलती मान ली थी। बढ़ती अगली खबर की और अगली खबर में है केरल में आए कोविड-19 के 19,653 नए मामले, 152 मरीजों की मौत। केरल में रविवार को कोविड-19 से 152 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 23,591 हो गई है। राज्य में इसके अलावा महामारी के 19,653 नए मामले सामने आने के साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 45,08,493 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी कि केरल में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 26,711 मरीज संक्रमण मुक्त भी हुए हैं, जिससे राज्य में इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 43,10,674 हो गई है। बढ़ती अगली खबर की और अगली खबर में है पनडुब्बी मामले पर भिड़े फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, मैक्रो करेंगे बाइडेन से बात।
तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती चीन की दखलंदाजी के जवाब देने के लिए अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने एक सुरक्षा साझेदारी की, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ पनडुब्बी सौदे को अचानक रद्द कर दिया। ऑस्ट्रेलिया द्वारा फ्रांस के साथ पनडुब्बी सौदे को अचानक रद्द किए जाने के बाद अमेरिका से पैदा हुए राजनीतिक संकट के मध्य राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से आने वाले दिनों में बातचीत करेंगे। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी कि सरकार के प्रवक्ता गैब्रियल अट्टाल ने बताया कि फोन पर बातचीत करने का अनुरोध बाइडेन की तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि पहले सब स्तब्ध और आक्रोशित थे, लेकिन अब आगे बढ़ने का वक्त है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने 12 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 2016 में फ्रांस सरकार के स्वामित्व वाली नौसैन्य कंपनी के साथ 90 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का अनुबंधन किया था। अब ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ परमाणु ऊर्जा चलित 8 पनडुब्बियों के लिए नया समझौता भी किया है। बढ़ती अगली खबर की और अगली खबर में है, हर महीने 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता सहित केजरीवाल ने किए 6 बड़े वादे। उत्तराखंड चुनाव को लेकर केजरीवाल ने ये बड़े वादे किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचे हैं। मिशन उत्तराखंड के तहत केजरीवाल का ये तीसरा दौरा है। आज वो हल्द्वानी पहुंचे हैं और थोड़ी देर में केजरीवाल तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड चुनाव को लेकर कई बड़े ऐलान भी किए हैं। उत्तराखंड दौरे पर मीडिया से बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए। इन 21 सालों में इन पार्टियों ने उत्तराखंड की दुर्दशा कर दी है। नदियां लूट ली और पहाड़ भी लूट लिए हैं। केजरीवाल ने उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कहा। यहाँ के युवाओं में गजब की एनर्जी है, लेकिन पिछले 21 सालों में इन पार्टियों ने युवाओं की भी दुर्दशा कर दी है। ऐसे में केजरीवाल ने कहा कि युवाओं को घर छोड़कर, गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पलायन बन गया है। उत्तराखंड एक तरह से पलायन प्रदेश बन गया है। हर युवा को रोजगार चाहिए। ये हो सकता है कि इसके लिए अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। हम 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देंगे। केजरीवाल ने ये बड़े वादे किए हैं कि हर युवा को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। जब तक युवा को नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक उस परिवार के एक युवा को 5,000 रुपये महीना भत्ता भी दिया जाएगा। 80% नौकरियाँ यहाँ के लोगों के लिए रिजर्व की जाएगी। 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देंगे। दिल्ली की तर्ज पर जॉब पोर्टल बनाएंगे, जहां नौकरी देने वाले और लेने वाले रजिस्टर कर सकेंगे। दिल्ली में इस जॉब पोर्टल पर 10 लाख नौकरियां आई थी। रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय बनाया जाएगा, जो रोजगार के अवसर पैदा करने के काम करेगा और पलायन को रोकने का काम करेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह चुनाव लड़ेगी और वो विकास के मुद्दे भी उठाएगी। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में हम अनुपम खेर को अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से मिली डॉक्टरेट की मानद उपाधि। एक्टर ने जताया आभार। तो अनुपम खेर को डॉक्टरेट की मानद पदवी मिली हुई है, उसी से रिलेटेड ये खबर आ रही है। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने अभिनेता अनुपम खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। फ्लोरिडा स्थित विश्वविद्यालय ने शनिवार को यहाँ एक विशेष कार्यक्रम में एक्टर को हिंदू अध्ययन में PhD की मानद उपाधि प्रदान की। हाल ही में न्यूज एजेंसी PTI को एक दिए इंटरव्यू में अनुपम खेर ने कहा कि मैं इस उपाधि को प्राप्त कर खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित उपाधि है और यह पल हमेशा मेरे जीवन का प्रमुख आकर्षणों में से एक रहेगा। यह उपाधि मुझे हिंदू धर्म दर्शन, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति के दर्शन के बारे में बात करने के लिए मंच प्रदान करेगी, ऐसा अनुपम खेर ने कहा है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, PDP लड़ेगी जम्मू कश्मीर का आगामी विधानसभा चुनाव, महबूबा मुफ्ती का ऐलान। PDP आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस बात का ऐलान करते हुए पूर्व सहयोगी BJP से किसी भी तरह का गठबंधन करने की संभावना से इनकार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य से कोसों दूर है, जिसका सबूत दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार को हुए दोहरे हमले में मिला है, जिनमें से एक पुलिसकर्मी और एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई है। पार्टी के एक कार्यक्रम में यहाँ संवाददाताओं से बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि PDP विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जहां एक तरफ गठबंधन का सवाल है, तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर स्पष्ट है कि हम उस पार्टी यानी BJP के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि BJP ने वर्ष 2018 में PDP ने गठबंधन सरकार से 3 साल के बाद समर्थन वापस ले लिया था। महबूबा मुफ्ती ने
एक बार फिर स्पष्ट किया कि वह चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि उनका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 370 को बहाल करना है, जिसे 5 अगस्त 2019 को बीजेपी ने केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया था। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है, अब साझा सेवा केंद्रों में राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। तो राशन कार्ड से रिलेटेड ये अपडेट है। तो देश भर में 3.7 लाख से अधिक साझा सेवा केंद्रों में अब राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध होगी। इन सेवाओं में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना, ब्यौरे का अध्ययन करना और उसे आधार से जोड़ना शामिल है। इस कदम से देश भर के 30.64 करोड़ राशन कार्ड धारकों को लाभ होगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की अधीनस्थ विशेष इकाई CSCE गवर्नमेंट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ करार किया है। इस करार का मकसद अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की आपूर्ति को सुसंगत करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना है। देश में 3.7 लाख CSC के जरिए राशन कार्ड सेवाओं के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग तथा CSC ने सहमति ज्ञापन OMU पर हस्ताक्षर किए हैं। बयान में कहा गया है कि इस भागीदारी से देश भर के 23.64 करोड़ राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा। अब वे नजदीकी CSC केंद्र जाकर अपने कार्ड ब्यौरे का अध्ययन कर सकेंगे, कार्ड की डुप्लीकेट प्रति हासिल कर सकेंगे, कार्ड को आधार से भी जोड़ सकेंगे। इसके साथ ही राशन की उपलब्धता की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे तथा अपनी शिकायतें भी दर्ज करवा सकेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, कैप्टन के बीजेपी में शामिल होने के कयास पर बोले नेता अमरिंदर, जताएंगे इच्छा तो पार्टी कर सकती है विचार। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही जिस अंदाज में कैप्टन अमरिंदर सिंह पाकिस्तान और राष्ट्रीय सुरक्षा का राग आलाप रहे हैं, उसे देखते हुए उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाने शुरू हो गए हैं। राष्ट्रवाद, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और पाकिस्तान जैसे तमाम मुद्दों को भाजपा लगातार उठाती रहती है। इसलिए अब यहाँ यह कहा जाने लगा है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। जिस अंदाज में इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाने से पंजाब और देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, और यह बात वो कई बार कांग्रेस आला कमान को बता चुके हैं। उनकी इन बातों से इन कयासों को बल मिल रहा है कि वो धीरे धीरे भाजपा की पिच पर जाते नजर आ रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में, चीन में नौका पलटने से 10 लोगों की मौत, 5 अन्य लापता हुए। दक्षिण पश्चिम चीन के गुइजू प्रांत की एक नदी में एक नौका पलटने से उसमें सवार कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य लापता है। यह जानकारी सरकारी टेलीविजन चैनल CGTN टीवी ने दी है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने रविवार को यह खबर दी कि यह दुर्घटना शनिवार को लियुपनशुई शहर के जांके नदी में स्थानीय समय अनुसार 4:50 पर हुई और नौका पर सवार अधिकतर यात्री विद्यार्थी थे। इस नौका में 40 यात्रियों को बैठने की क्षमता थी। प्राधिकारी ने यह पता लगा रहे हैं कि नौका में कितने लोग सवार थे। शिन्हुआ के अनुसार रविवार तक नदी से 40 लोगों को निकाला गया है, जिनमें से 31 की जान को कोई खतरा नहीं है, जबकि 9 लोगों की नदी से निकालने के बाद मौत हुई है। वही 5 लोग अभी लापता है। शिन्हुआ के मुताबिक बचाव अभियान में 17 टीमों और 50 नौकाओं को लगाया गया है। इसके साथ ही हादसों की वजहों का भी पता लगाया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में, तालिबान के डर से जगह जगह छिपने को मजबूर अमेरिकी नागरिक और ग्रीन कार्ड धारक लोग। अमेरिकी ग्रीन कार्ड धारक कैलिफोर्निया का एक जोड़ा अपने 3 छोटे बच्चों के साथ अफगानिस्तान की राजधानी में हर रात अलग अलग घर में गुजारता है और दोनों वयस्क बारी बारी से सोते हैं ताकि जब एक सो रहा हो तो दूसरा बच्चों पर नजर रखे और यदि तालिबान के लोगों के आने की आहट हो तो वहां से भाग सके। 2 हफ्तों में 7 बार स्थान बदल चुके हैं और यहाँ रहने तथा भोजन के लिए अपने संबंधियों पर निर्भर है। उन्हें बेसब्री से इंतजार है कि एक कॉल का इंतजाम हो जिसमें कोई उन्हें अफगानिस्तान से निकालने के लिए मदद करने की बात कहे। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने उन्हें कई दिन पहले फोन किया था और कहा था कि उनकी जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दी गई है, लेकिन उसके बाद से किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया। अब यहाँ से निकलने के लिए वह एक अंतर्राष्ट्रीय बचाव संगठन के संपर्क में है। एसोसिएटेड प्रेस को भेजे संदेश में बच्चों की मां ने कहा है कि हम डरे हुए हैं और सिर छिपाकर रह रहे हैं।
तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के कारण हालात काफ़ी गंभीर बने हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, यूपी सरकार ने शारदीय नवरात्रि विजयादशमी व चेहल्लुम को लेकर जारी की गाइडलाइन, दिए ये निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद शासन ने शारदीय नवरात्रि विजयादशमी, रामलीला मंचन और चेहल्लुम को लेकर कोविड-19 प्रोटोकॉल, कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए गाइडलाइन जारी की है। पर्वों के अवसर पर कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश भी दिया गया है। गृह के अपर मुख्य सचिव अनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि दुर्गा पूजा पंडाल और रामलीला मंच की स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सार्वजनिक आवागमन प्रभावित न हो। मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाए, उनका आकार यथासंभव छोटा रखा जाए, मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहे। मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए और मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही शामिल हो। मूर्ति विसर्जन के समय निर्धारित सीमा से अधिक लोग न हो। शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के नियमों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर क्षमता से अधिक लोगों की भीड़ एकत्रित न होने पाए। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है, रामदास आठवले ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने का दिया है न्योता। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग में शामिल होने का न्योता दिया है और कहा कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए जिसमें उन्हें अपमानित होना पड़ा है। आठवले ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में एनडीए को सत्ता में लाने के लिए अच्छी तरीके से काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछना चाहता हूं कि उस पार्टी में रहने से क्या फायदा जिसने आपको अपमानित किया है। मैं उनसे कांग्रेस पार्टी छोड़ने और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने का अनुरोध करता हूं। आठवले ने कहा कि एनडीए में सभी का समान सम्मान है। पंजाब में विधानसभा चुनाव 2022 में एनडीए को सत्ता में लाने के लिए अमरिंदर सिंह अच्छे काम आ सकते हैं। तो रामदास आठवले की तरफ से ये बयान आया है। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता वाली एनडीए में शामिल होने का खुला न्योता दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है, केरल में नारकोटिक और लव जिहाद विवाद में नहीं थम रही है सियासत, अब कांग्रेस बुलाएगी धर्माध्यक्षों की बैठक। तिरुवनंतपुरम से खबर आ रही है, केरल में नारकोटिक जिहाद और लव जिहाद पर दिया गया बिशप मार जोसेफ कल्लारंगट के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब कांग्रेस की राज्य इकाई धर्माध्यक्षों की एक बैठक बुलाने जा रही है जिसमें बिशप के इस बयान पर चर्चा की जाएगी कि ईसाई बच्चों को नारकोटिक और लव जिहाद से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। केरल के अध्यक्ष के सुधाकरन ने यह जानकारी दी है। मालूम हो कि बीते 9 सितंबर को कोट्टायम जिले के करुविलान में मार मरियम पिलग्रम चर्च में आयोजित एक समारोह में पाला आर्चडिओसीज के बिशप मार जोसेफ कल्लारंगट ने कहा था कि केरल में गैर मुस्लिम लोगों को नारकोटिक जिहाद के लिए उकसाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह जिहाद 2 तरह के हैं, नारकोटिक जिहाद और लव जिहाद। मौजूदा वक्त में नारकोटिक जिहाद के तहत युवाओं को नशीले पदार्थों का आदी बनाकर उनका जीवन बर्बाद किया जाता है। तो काफी सियासत मच रही है इस बयान पर। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान के हमलों से चीनी परियोजनाओं की सुरक्षा को खतरा, बीजिंग ने जाहिर की चिंता। जी हाँ दोस्तों, एक तालिबान तो अफगानिस्तान में है लेकिन एक तालिबान पाकिस्तान में भी है जो लगातार हमले कर रहा है तालिबान और अफगानिस्तान पर। तो इससे चीन की चिंता बढ़ रही है क्योंकि चीन ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, काफ़ी बिजनेस और अफगानिस्तान में जो कुदरती संसाधन है उनको निकालने के लिए, अपने फायदे के लिए चीन ने
तालिबान का साथ दिया है, तो उसके रिलेटेड ये खबर आ रही है। अब चीन के लिए पाकिस्तानी तालिबान आतंकी संगठन खतरे की घंटी साबित हो रहा है। चीन ने पाकिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान द्वारा लगातार हमलों को लेकर वहां चल रहे चीनी परियोजनाओं के प्रति सुरक्षा की चिंता जताई है। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने शनिवार को बताया कि विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पाकिस्तान में अपने हमले जारी रख सकता है और देश में चीन की परियोजना और कर्मियों को नुकसान पहुंचा सकता है। टीटीपी ने अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर खुशी जाहिर की थी। हाल ही में टीटीपी नेता मुफ्ती वली नूर महसूद ने जापानी मीडिया आउटलेट मैनिची शिंबुन के साथ एक विशेष साक्षात्कार में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी का स्वागत भी किया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगले समाचार में है, अब स्वदेशी कंपनियां बनाएंगी सैटेलाइट छोड़ने वाले रॉकेट। BHEL और 2 कंपनी समूह ने सौंपी निविदाएं। जी हाँ दोस्तों, भी प्राइवेट कंपनियां भी बनाएंगी रॉकेट। तो केंद्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग ने भविष्य में इस्तेमाल होने वाले 2 रॉकेटों GSLV मैक और 3SLV को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की स्वदेशी कंपनियों को बनवाने का फैसला किया है। स्वदेशी कंपनियों से ये अब बनवाएंगे, इसका भी प्राइवेटीकरण हो चुका है दोस्तों। इस सिलसिले में विभाग की व्यापारिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने निविदाएं मांगी थी। NSIL को रॉकेट बनाने के इच्छुक 3 कंपनी समूहों ने निविदाएं दी है। इन निविदाओं पर 2 महीने में निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने में सहायक रॉकेटों का निजी क्षेत्र में निर्माण शुरू हो जाएगा। तो अब इसका भी प्राइवेटीकरण हो गया है दोस्तों। बीजेपी की सरकार में अब हर चीज का प्राइवेटीकरण हो रहा है। तो अब रॉकेट बनाने वाली कंपनियों को भी प्राइवेटीकरण हो गया है। पहले सरकार बनाती थी, अब प्राइवेट कंपनियां भी SLV स्पेस लॉन्च व्हीकल वगैरह बनाएगी। जिन 3 भारतीय औद्योगिक समूहों ने रॉकेट निर्माण के लिए निविदाएं सौंपी है वह HAL, L&T, BEL, अडानी, BEML और BHEL, इन 3 कंपनियों के समूह ने PSLV पावर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने की इच्छा जताई है। आपको बता दें कि SLV या PSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वो होता है जो सैटेलाइट को लॉन्च करता है रॉकेट से ले जाकर अंतरिक्ष में। तो अब अडानी समूह भी इसमें शामिल हो गया है, उनको भी रॉकेट बनाने की परमिशन मिल गई है। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी की सरकार में सभी चीजें प्राइवेट हो रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, अलवर में मॉब लिंचिंग की खबर आ रही है। 6 लोगों पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। तो अलवर में पहलू खां के मामले के बाद एक बार फिर मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। इस बार घटना बड़ौदा मेव के मीना का बास की है। 15 सितंबर को भटपुरा निवासी योगेश पुत्र ओम प्रकाश बाइक से गांव की तरफ जा रहे थे। मीना का बास के पास एक गड्ढे को बचाते समय उनकी बाइक महिला से टकरा गई। इसके बाद भीड़ ने रास्ता रोक लिया और उनकी जमकर पिटाई की। भीड़ ने इतनी बुरी तरह उनको पीटा था कि वह कोमा में चले गए थे। इस मामले में 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जयपुर में 3 दिन इलाज के बाद शनिवार को उसकी मौत हो गई। रविवार को ग्रामीणों ने बड़ौदा मेव में अलवर भरतपुर रोड पर दोपहर करीब 3 से शाम 6 बजे तक शव रखकर विरोध जताया। प्रशासन के सामने कई मांगे रखी। प्रशासन के समझाने के बाद आंदोलन खत्म कर दिया गया और शव का अंतिम संस्कार किया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन को स्पष्ट कहा कि उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ है। आरोपियों को पुलिस तुरंत गिरफ्तार करे और जेल में डाले। परिवार के भरण पोषण के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग भी की गई है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है, राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी। उदयपुर समेत प्रदेश के 6 जिलों में अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश की है चेतावनी। जयपुर में चल सकती है आंधी। राजस्थान में विदाई से पहले मानसून की पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मानसून विदाई से पहले मौसम विभाग ने 19 से 21 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना जताई है। पूर्वानुमान में कहा गया है कि कम दबाव क्षेत्र और उससे जुड़े चक्रवाती तंत्र के सक्रिय होने के चलते अगले 24 घंटे में राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जोधपुर, जयपुर, जालौर, पाली, नागौर, सीकर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, करौली और कोटा में जल भारी आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है मध्य प्रदेश रतलाम से। रतलाम में भी भारी बारिश ने कहर मचा कर रखा है। रतलाम में पिछले 24 घंटों में 6 इंच बारिश हुई है। रिहायशी इलाकों में घरों तक में पानी घुस गया है। सड़कों के साथ रेलवे ट्रैक भी डूब चुके हैं। तो रतलाम की ये हालत है, उसी से रिलेटेड ये खबर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं रतलाम में भारी बारिश के कारण हर जगह जल भराव की स्थिति हो गई है। तो रतलाम में सुबह से तेज बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर की न्यू रोड, पावर हाउस रोड, जनता टॉकीज सहित कई सड़कें जलमग्न हो गई है। वही शास्त्री नगर, PNT कॉलोनी, खेरादी वास, चौमुखी पुल सहित रिहायशी इलाकों के घरों में घुटनों तक पानी भर गया है। रतलाम रेलवे स्टेशन का ट्रैक भी पानी में डूब गया है। इसकी वजह से दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक का ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। रेल मंडल से गुजरने वाली करीब 6 यात्री गाड़ियों को अलग अलग जगहों पर रोकना पड़ा है। शनिवार शाम से ही अब तक जिले में करीब 6 इंच बारिश दर्ज कर दी गई है। तो ये रतलाम की हालत है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रेलवे ट्रैक में भी पानी भरा हुआ है और कई रिहायशी इलाकों के घरों तक पानी घुस गया है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगले समाचार में है तेजस्वी और सीमा समेत 5 नेताओं पर होगा केस। 5 करोड़ लेकर टिकट नहीं देने के आरोप में मामले में राजद ने कहा तेजस्वी को बदनाम करने की साजिश। कांग्रेस ने कहा विक्षिप्त व्यक्ति ने आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर आरोप लगा है, उसी के रिलेटेड ये खबर है। 5 करोड़ रुपए लेकर टिकट नहीं देने के आरोप राजद और कांग्रेस ने कई नेताओं पर लगाया है। पटना के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी विजय किशोर सिंह के कोर्ट ने शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा सदस्य सीमा भारती, विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह के पुत्र शुभाकांत मुकेश, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। इसके बाद इन पार्टियों के प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त भी की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है बीजेपी का सियासत भरा झूठा बयान। बाबा साहब के सपनों को पूरा कर रहे PM मोदी। वाराणसी में भाजपा SC मोर्चा की बैठक में CM योगी बोले समतामूलक समाज का सपना अब हो रहा है पूरा, सबसे बड़ा है राष्ट्रधर्म। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बीजेपी मुसलमानों और SC/ST लोगों से कितनी नफरत करती है। जातिवाद और प्रांतवाद में मानने वाली बीजेपी कभी दलितों के पक्ष में नहीं हो सकती। इसी के रिलेटेड ये खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ रविवार शाम वाराणसी में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र में पहुंचे। यहां CM ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं। शौचालय, आवास, राशन कार्ड, गैस सिलेंडर और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से सबसे ज्यादा फायदा अनुसूचित जाति के लोगों को हुआ है। अगर पिछली सरकारें काम की होती तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह सब कुछ शुरू नहीं करना पड़ता। CM ने कहा कि आप सभी यहां से जाए तो अपने अपने क्षेत्र में जन जागरण करें, लोगों को बताएं कि उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई किस योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है। इसके साथ ही आप सभी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में बड़े सम्मेलन करें। समतामूलक समाज की अवधारणा का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी पूरा हो सकता है। तो यह दलितों को लुभाने के लिए झूठा और सियासी बयान योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस समाचार में है सोनू सूद के दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा। कभी 5500 रुपए लेकर मुंबई आए थे सोनू सूद, आज 130 करोड़ की संपत्ति के हैं मालिक। कोरोना काल में मसीहा बने सोनू सूद के बारे में कुछ दिनों से काफी खबरें आ रही हैं, उसी के रिलेटेड ये समाचार है। इनकम टैक्स विभाग की टीम बुधवार को अचानक फिल्म एक्टर सोनू सूद के मुंबई ऑफिस पहुंच गई। जांच के बाद इसकी वजह जो भी सामने आए, लेकिन अब तक देश भर के लोगों को उनकी नेटवर्थ के बारे में जानने को लेकर बड़ी उत्सुकता बढ़ गई है। क्या आप लोग जानते हैं कि सोनू सूद सिर्फ 5500 रुपए लेकर मुंबई आए थे, लेकिन आज 48 साल का ये मसीहा करीब 130 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन चुका है। आपको बता दें कि एक फिल्म के लिए सोनू सूद 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2021 में सोनू सूद की कुल संपत्ति 130 करोड़ रुपए यानी $17 मिलियन थी। सोनू अभी पत्नी और बच्चों के साथ मुंबई में रहते हैं। उन्हें हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और पंजाबी फिल्मों में काम के लिए जाना जाता है।
ब्रांड एंडोर्समेंट उनकी इनकम का मेन सोर्स है। वह हर फिल्म के लिए लगभग 2 करोड़ की फीस चार्ज करते हैं। उनका अपना एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम शक्ति सागर प्रोडक्शन है। यह उनके पिता के नाम पर है। सोनू अब तक करीब 70 फिल्मों में काम कर चुके हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट और फिल्मों से वह हर महीने करीब 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, यानी साल में कुल 12 करोड़ रुपए उनकी इनकम है। तो अब जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहेगा अगले 24 घंटों का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों, झारखंड, दक्षिण राजस्थान के कुछ हिस्सों और विदर्भ, तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ ब्रेकिंग न्यूज और आज के लेटेस्ट न्यूज अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।